नमस्कार, स्वागत है आपका इंग्लिश न्यूज़ में। मैं हूं नीलेश फरकाड़े और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम सिक्के का दूसरा पहलू। दोस्तों, आप एक बात न्यूज़पेपर के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से देख रहे होंगे। कई दिनों से एक मुद्दा बड़ा भारी चल रहा है और उसका नाम है ओबीसी। जी हाँ, ओबीसी एक ऐसा वर्ग है जो संख्या में बहुत है, मगर उसके नाम में ही उसकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास। ये वो लोग हैं जिन्हें विकास का पूरा ये रास्ता नहीं मिल पाया, या फिर सरकार की ओर से उन्हें आरक्षणों के माध्यम से सारी चीज़ें दी जाए, ऐसा उनका कहना है। वो जायज़ भी है और इतने दिनों से चल भी रहा है। महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई इस विषय को लेकर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में गेंद की तरह ओबीसी को इधर इस पाले से उस पाले में भेजा और निकाला जा रहा है। इसी विषय पर आज हम बात करने के लिए आज हम स्टूडियो में हैं और हमारे साथ है ईश्वर बारबुदे जी। ये नाम नागपुर की राजनीति में बहुत बड़ा है, साथ ही साथ स्टेट लेवल पर भी ये नाम अब बहुत आगे जा चुका है, क्योंकि सर है प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रवादी ओबीसी सेल के। और जाहिर सी बात है कि अगर ओबीसी सेल के अध्यक्ष होने के नाते उनसे भी हम ये जान सकते हैं, क्योंकि उनकी सरकार भी है, तो उन्हीं से आज हम बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि ओबीसी में आखिर माजरा क्या है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्ते बाबूजी सर, सबसे पहला सवाल, ओबीसी के बारे में राज्य सरकार की भूमिका क्या है? क्यों ये मसला इतना आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? राज्य सरकार को ओबीसी को आरक्षण देना ही है। ये फुले शाहू अम्बेडकर इनके विचारों की सरकार है और आज तक ओबीसी को जो जब राज्य में कुछ मिला, वो शरद पवार साहब, छगन भुजबल साहब, इन्होंने जो प्रयास किया ओबीसी को बड़ा करने का, उनको आरक्षण देने का, उनको स्कॉलरशिप देने का, ये हमेशा हमारे को कुछ मिला होगा तो जब कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, पवार साहब मुख्यमंत्री रहे, भुजबल साहब उनके साथ रहे। ये हकीकत तो ये है क्या, उस समय पे भुजबल साहब ओबीसी के आरक्षण के लिए, ओबीसी के हक के लिए मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए शरद पवार साहब के साथ आए। ये इतिहास है। इसलिए ये किंतु परंतु कोई बात नहीं, क्या ये सरकार ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगी, ये सरकार ही ओबीसी को आरक्षण दे सकती है। आपने देखे होंगे पिछले 5 साल में देवेंद्र फडणवीस ने क्या किया, क्या गड़बड़ करके रखी है, ये जग जाहिर है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारी सरकार ओबीसी के हित में ही काम करने वाली है। बाबूजी सर, सबसे पहला सवाल आपको मैंने ये पूछा था कि ओबीसी के लिए राज्य सरकार का सोच क्या है? क्या ये मसला इतनी दूर तक क्यों गया है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक ओबीसी आज, महाराष्ट्र में रहने वाला ओबीसी आज खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। जो बात आप कह रहे हैं वही आपकी विरोधी पार्टी के लोग कह रहे हैं। यानी बीजेपी की बात कर ले, राष्ट्रवादी की बात कर ली जाए, या फिर कांग्रेस की बात कर ली जाए, सभी का कहना यही है कि हम ओबीसी के साथ में, ओबीसी हमारे हैं। तो फिर माजरा अटका हुआ कहाँ है? आसान भाषा में जनता ये जानना चाहती है कि ये एक्चुअली सिचुएशन क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है कि सब कुछ बोल रहे हैं कि यही पूर्व दिशा है, मगर वो पूर्व दिशा की तरफ जाने को तैयार नहीं है। माजरा कुछ नहीं, सीधी सीधी बात है। जाति जनगणना इसके लिए ओबीसी की होना ही चाहिए। जब तक ओबीसी की जाति जनगणना नहीं होती तब तक ओबीसी को न्याय नहीं मिल सकता। ये बात उतनी ही सच है। रही बात एम्पिरिकल डाटा की, वो केंद्र के पास है, राज्य के पास नहीं है। राज्य सरकार ये 2 साल हो गए सरकार में आई, आपको भी मालूम है। जैसी सरकार में आई 4 महीने में ही 4 महीने बाद कोरोना चालू हो गया। 1.5 साल वो कोरोना में सरकार जो एम्पिरिकल डाटा बोलते हैं या वो कलेक्ट नहीं कर सकती। अभी वो सरकार उस पर काम करना चालू किया है एम्पिरिकल डाटा के ऊपर, लेकिन जो डाटा केंद्र के पास है उसमें थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है। 2-4-5% होंगे, वो चलता है ना, हमें चलता है ना। मांगने वालों को वो उतना डाटा थोड़ा सा उसमें गलती भी होंगी तो भी हमको चलता है। तुम्हारे को देने को तकलीफ क्या है? तुम्हारे को हमारे को आरक्षण नहीं मिलने देना है,
इसलिए सीधा आप वहाँ से दिल्ली से बोल रहे हैं कि इसमें इतनी गलतियां है, फडणवीस खुद कह रहे हैं, इनको आंकड़े कहाँ से मालूम हो गए मालूम नहीं, लेकिन इनको हकीकत में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी बोले हैं कि हम डाटा नहीं देंगे, हम ओबीसी की जाति जनगणना नहीं करेंगे, ये ओबीसी मिनिस्टर ने कहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या ये केंद्र ओबीसी को आरक्षण देना चाहता नहीं चाहता है या राज्य नहीं देना चाहता है। सेम बात बीजेपी की तरफ से कही जाती है कि एम्पिरिकल डाटा तैयार करने का काम राज्य सरकार का है, राज्य सरकार ने वो करने में देरी कर दी या फिर कोर्ट में जो चीज़ें उन्होंने वक्त पर देनी चाहिए थी वो नहीं दी, इस वजह से ये स्थिति आई है, उनका भी कहना है। भारतीय जनता पार्टी सफाई दे रही, वो अपने आप को बचा रहे, सेव करना चाह रहे, डिफेंस में गए, डिफेंस में जा रहे। आपने देखा होगा या नागपुर में चंद्रशेखर बावनकुले ने एक ही बात के लिए 4 बार आंदोलन किया। आप साक्षीदार हो, बात एक ही जो इन्होंने गड़बड़ी करके रखी है, और ये खुद उसके लिए आरक्षण या एम्पिरिकल डाटा के लिए जो भी होगा 4 बार इन्होंने आंदोलन किए। महाराष्ट्र में बताया गया 1000 जगह हम आंदोलन करेंगे। हाँ, वो इन्होंने 1000 जगह बताने को ना, खाली इनकी बोलने की बात है। मुझे एक बताइए, अगर इस जनता को मालूम होता कि ये आरक्षण मालूम है, हमारा आरक्षण किसने ख़त्म किया, कौन उड़ाना चाहता है, मोहन भागवत जी कहकर गए हम आरक्षण ख़त्म करने सरकार में आए हैं। आरक्षण ख़त्म करने का दिमाग किनका है, उनका उद्देश्य क्या है, आरक्षण ख़त्म करना। लेकिन मुझे ये कहना है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी भी इसके लिए आंदोलन कर रही है, उनका स्वागत है ना। मैं एक ओबीसी कार्यकर्ता के नाते, आप आओ ना हमारे साथ, हमको मदद करो ना। वो मदद नहीं करेंगे, खाली जनता को दिखावे के लिए आंदोलन करेंगे। मुझे एक बात बताइए, अभी कल परसों जिला परिषद के चुनाव हुए ओबीसी के आरक्षण के ऊपर, इनकी 5 सीटें इनकी भी थी। उसमें जो जिनको नेता बनाया चंद्रशेखर बावनकुले साहब को, अभी ओबीसी का नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या कार्यकर्ताओं को मेरा, या महाराष्ट्र के जनता को मेरा सवाल है, जब चंद्रशेखर बावनकुले ओबीसी के नेता है, उनको आज पता चला या वो कहते हैं, तो ये इतना अच्छा काम करने वाला आदमी, इनकी 2019 में उम्मीदवारी कैसे क्या कट गई, उनको घर में क्यों बिठाया। मतलब ओबीसी को घर में कौन बिठाने वाले कौन है, भारतीय जनता पार्टी। अभी उनके हाथ में, जब इनको यह विदर्भ में हार मिली सामने इनको दिखी, जब वापस इन्होंने चंद्रशेखर बावनकुले को लाए, अभी भी सामने किए। आप देख रहे होंगे ये ओबीसी फैक्टर अभी इतना तेज इनके खिलाफ हुआ है कि इनका 57-58 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया नागपुर पदवीधर मतदार संघ का। पहली बार महाविकास आघाड़ी के अभिजीत वंजारी चुन के आए। अभी ये जो चुनाव हुए, इनमें बावनकुले साहब के मतदार संघ में वडोदा सर्कल, गुमथड़ा, उधर एक और एक गाँव, तीनों जगह इनकी करारी हार हुई। मतलब इस महाराष्ट्र के नागपुर जिले के मतदारों ने इनको नकारा है। क्यों? क्योंकि इनकी भूमिका स्पष्ट नहीं है, इनका बताने के दांत अलग है, खाने के अलग है। ये जनता को अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए इस जिला परिषद में ही हमको दिख रहा, हमने देखा ना जनता ने क्या दिया। इनकी 2-3 सीटें आई, वो भी सीटें कैसी आई आपको मालूम है क्या? सावरगांव सर्कल में राष्ट्रवादी के उम्मीदवार के खिलाफ बंडखोरी हुई। राष्ट्रवादी के ही एक उम्मीदवार ने वह उम्मीदवारी यानी कायम रखा है। तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी थी। ये 2-4 दिन पहले ये चुनाव में इनके मतों से डिवाइड हो के, और एक ऐसी महिला थी वो ओपन से आती थी, जबकि ओबीसी की यानी वो जगह चुनाव जो ओबीसी के था, हमारे पार्टी ने उनको टिकट दिया नहीं, उन्होंने बंडखोरी किया, उनके ऊपर विपक्ष कार्रवाई भी कर रहा है। लेकिन इस जनता ने क्या किया, जो तीसरे नंबर पे उम्मीदवार थी उसको जिता के लाया। वो भाजपा करके नहीं, एक हमारे अनेक युवाओं को रोजगार,
संगठन है हर एक जिले में समता, जो हमारी टक्केवारी होती है 19% वगैरह, तो वो पूर्ववत किया। ये बहुत बड़ा निर्णय है, यानी ये ओबीसी के लिए जो भुजबल साहब के माध्यम से हुआ, तो सरकार निर्णय लेने का भुजबल साहब के माध्यम से काम करेगी। सर मुख्य रूप से अब देखिए यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि नागपुर, आप भी नागपुर से जुड़े हुए हैं और नागपुर की स्थिति आपको ये अच्छे से पता है कि नागपुर में 15 साल हो चुके हैं भाजपा को। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में इस साल कुछ बदलाव हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर भी आपके फेवर में है, ये बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का नगर सेवक हो, काम नहीं कर पाया है। सरकारी यंत्रणा भी काम नहीं कर सकी। लोगों के दिलों में थोड़ा सा रोष भी है इस बात का। कितना फायदा मिलेगा आपको इसके हिसाब से? राजकीय फायदा, सीटों को लेकर, सीटों को लेकर जरूर फायदा होगा, लेकिन ये कोरोना का विषय इसके ऊपर से हम नहीं कहते हैं। स्थिति इसलिए थी कि हाँ, देखिए नागपुर में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था कोरोना, और दूसरे बाद में मुंडे सर का कार्यकाल। स्थिति ऐसी हुई थी कि एक नगर सेवक 2000-3000 का एक चेंबर बनाने के लिए भी परेशान तो मिलेगा। बिल्कुल सही बात है आपने, लेकिन खाली दिखावेगिरी के काम चालू है। जिस हिसाब से नागपुर में काम होना चाहिए, आपने देखा होगा, मैंने बार बार कहने की ज़रूरत नहीं, 33 लाख करोड़ झाड़े लगे पूरे महाराष्ट्र में। और आप नागपुर में हर गली में जाओ, कहीं पे भी जाओ, जो जिस तरीके से सीमेंट रोड बन रहे हैं, मैं अभी बीच में इतवारी गया था, महल गया था, इनके संघ बिल्डिंग के वो गली से ही जाओ आप, पूरे सीमेंट के रोड, लेकिन साइड में एक भी पेड़ नहीं है। आज हमें ऑक्सीजन की गरज है, हमें पर्यावरण की गरज है, लेकिन इन्होंने पर्यावरण मुक्त नागपुर कर रहे हैं क्या, ये एक चिंता का विषय है। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप जाकर देखिए। हर एक घर में अभी हम पेड़ लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं, घर के सामने लगाते हैं, हम पर्यावरण उसको कायम रखते हैं, लेकिन इन्होंने ये पैसा कैसा फालतू खर्चा करना या किस यूज के लिए खर्चा करना, ये कुछ इनका हिसाब हमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये बात तय है, जहाँ पैसा खर्चा करना चाहिए वहाँ नहीं कर रहे हैं, जहाँ जिनका फ़ायदा ज़्यादा दिख रहा है वो काम ज़्यादा हो रहा है, ऐसा लगता है। नागपुर की शहर की जनता सही हकीकत में परेशान है, लेकिन अभी वो शायद अपने वोटों से ही जवाब देंगे, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल लोकशाही का यही तो सबसे बड़ा अस्त्र है कि जब आम आदमी को जवाब देने की बारी आती है तो वो अपने वोटों के माध्यम से जवाब देता है। और निश्चित तौर पर इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। वो तो बाद में पता चलेगा कि किसकी सरकार आती है और कौन विरोधी पक्ष के रूप में बैठता है। सर, विषय ऐसा है कि नागपुर महानगर पालिका के चुनाव की बात करें तो आपकी पार्टी की स्थिति नागपुर में कुछ खास नहीं है। इस बार आपका कितना प्रेडिक्शन है, कितनी मेहनत होगी आपके पक्ष पार्टी की, कितनी सीटें आप देख रहे, साल भर हो गया, प्रफुल्ल पटेल साहब यहाँ बहुत ध्यान दे रहे हैं नागपुर में जी। काफ़ी सभाएं भी हो रही है, बहुत सारे लोगों को सम्मिलित, कार्यकर्ताओं के घर में जा रहे हैं, सभी के घर में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, सबको पार्टी बड़ा करने के लिए अनेक व्यापारी से लेकर सुशिक्षित लोग, युवा, सब पार्टी में नए नए लोग जुड़ रहे हैं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि यहाँ नागपुर में लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी के वोट बैग गए। अब जब इलेक्शन होता है 1-1.25 लाख वोट राष्ट्रवादी के उम्मीदवार को मिलते ही मिलते हैं, वो भी कांग्रेस के विरोध में लड़ के। राष्ट्रवादी की ताकत नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी मेरा मानना है कि ये ताकत राष्ट्रवादी से दुगनी हो गई। आपके ही पड़ोस में अभी शेखर सावरबांदे 4 बार 5 बार नगर सेवक रहे, विरोधी पक्ष नेता रहे, उपमहापौर रहे, उनकी जितनी भी टीम होंगे आज राष्ट्रवादी में आया, आबाजी पांडे है, ऐसे अनेक और लाइन में है। यानी मैं ये मानता हूँ कि नागपुर शहर में, नागपुर महानगर पालिका में राष्ट्रवादी भी
एक प्रमुख पार्टी रहेंगी ऐसा। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था सर कि स्थिति ऐसी बन रही है कि गठों से लोग आ रहे हैं आपके इधर। हाँ। एक सभा में 300-400 कार्यकर्ता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, फिर चाहे वो गली नेता हो या फिर सामान्य कार्यकर्ता हो, सभी का समावेश हो रहा है। स्थिति ऐसी है सर कि ये सारे लोग आपके मित्र पक्षों से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि मित्र पक्षों से ही आप लोग इधर कन्वर्ट हो रहे हैं? मैं हम बिल्कुल मित्र पक्ष को पार्टी को उनको छेड़ना भी नहीं चाहते हैं, हम उनके लोग भी नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ नागपुर में जैसा अभी शेखर जी सावरबांदे राष्ट्रवादी में है, उनके पास दूसरा पर्याय नहीं था। उनकी यहाँ लोकल अथॉरिटीज है, यानी लोकल में उनकी जमती नहीं थी, उनको कई बार यहाँ अपमानित किया गया हो। शहर प्रमुख आदि कांग्रेस उधर की, यानी वो उनका भी कहीं तो भी स्वाभिमान को ये हुआ। फिर उनका कई वो सोच होंगी कि भाजपा में जाए, कांग्रेस में जाए। वो पहले तो कांग्रेस में थे ही, भाजपा उनके विचार सरणी को पटता नहीं था, वो कभी गए भी नहीं। इसलिए उन्होंने ऐसे नाम तो सिर्फ शेखर सावरबांदे, रविनीश पांडे जी भी है, काफी बड़ा नाम है पूर्व नागपुर का, तो बराबर है ना। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, वो जो शिवसेना में गठबाजी लोकल शहर में जो कुछ दिनों से चल रही है, उनके गठबाजी से त्रस्त होकर वो बाहर निकले। उन्होंने पहले राजीनामा दिए वहाँ से। हमने वहाँ से तुम देखे होंगे, हमने कहीं नहीं शिवसेना राष्ट्रवादी नहीं फोड़ ली, ऐसी कई न्यूज भी नहीं देखे होंगे, और हम वो काम कभी करेंगे भी नहीं। नहीं, स्थितियाँ तो बन चुकी है सर, जाहिर सी बात है, आपकी पार्टी बड़ी हो रही है नागपुर में, लेकिन सीटें भी आपकी इस बार ज़्यादा आएंगी। स्थिति ऐसी है कि मित्र पक्षों से हो जा रहे, तो इस बार क्या तैयारी है? आपस में महाविकास आघाड़ी के तौर पर लड़ेंगे या इंडिविजुअल लड़ेंगे? हमारी फिलहाल तो तैयारी इंडिविजुअल की है। टाइम पे अगर हर साल जैसा अगर नहीं हुई आघाड़ी, या आघाड़ी होने के बाद भी दगाबाजी होती है। मेरी पत्नी 2012 में आघाड़ी में हमारी यहाँ की पड़ोस की सीट हमारे लिए राष्ट्रवादी के लिए छूट गई थी। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने एक 2 टर्म रही हुई नगर सेविका को बी फॉर्म दिया, उनको भी उतारा, मतलब वो आघाड़ी टूट गई। ऐसे भी होते हैं, इसलिए हम वो आगे का नहीं देखते। हम राष्ट्रवादी खुद के बल पे लड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ता को भी मालूम है कि राष्ट्रवादी खुद के बल पे लड़ेंगी। एक एक गली गली के कार्यकर्ता राष्ट्रवादी से जुड़ रहे हैं। इससे हमारी पार्टी, देखो नेता पार्टी में आने से पार्टी बड़ी नहीं होती, कहीं उनका स्वार्थ भी रह सकता है, लेकिन जो छोटे छोटे तबके के मागासवर्गीय कार्यकर्ते हो गई, बाकी सभी बहुजन समाज के कार्यकर्ते आज अगर पक्ष में आते हैं तो ये पक्ष निश्चित ही बड़ा होता, क्योंकि कोई भी पार्टी हो वो कार्यकर्ता के भरोसे पार्टी चलती, और कार्यकर्ता ही पार्टी को बड़ा करता है। इसलिए हमें कार्यकर्ताओं की अहमियत हमारे पास बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कार्यकर्ता रहते हैं, किसी भी पार्टी के बारे में हो, कार्यकर्ता ही असली ताकत होती है किसी पार्टी की। सर, जो गठों से आपके यहाँ अभी इनकमिंग हो रही है, जाहिर तौर पर नागपुर की स्थिति ऐसी थी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये सवाल मैंने अहिरकर जी से भी पूछा था, वो भी हमारे स्टूडियो में आए थे, उनसे भी ये सवाल पूछा था, उन्होंने भी कहा था कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। एक प्रश्न थोड़ा सा अटपटा है मगर उतना ही सही है कि आज तक राष्ट्रवादी नागपुर में सभ्य लोगों का पक्ष, सभ्य लोगों की पार्टी के तौर पर जाना जाता था। अब गठों से इनकमिंग हो रही है, निश्चित तौर पर उसमें कई लोगों पर केसेस दायर हैं, कई लोग अलग अलग चीज़ों में लिप्त पाए गए थे, कई लोग दूसरी पार्टियां छोड़कर खुद के स्वार्थ के लिए, जैसा कि आपने कहा खुद के स्वार्थ के लिए बोलिए या पार्टी के स्वार्थ के लिए वो लोग आ रहे हैं। ऐसे लोगों से पार्टी को कोई परेशानी आगे चल के आप देखते हैं? हमने ऐसे लोग तो पार्टी में नहीं लिया जिसने 10-20 मर्डर किया होगा, जिसने डकैती डाला होगा, जिसने रेप किया होगा। हाँ, ऐसे लोगों को हमने पार्टी में लिया नहीं। हम गुनहगार हमारे पार्टी में होते भी नहीं है। ये जब से आर पाटिल गृह मंत्री थे, हाँ बिल्कुल, हाँ, जब भी उन्होंने गृह मंत्री रहते हुए भी जो दागी है उनको पार्टी में लेते नहीं। हाँ, केसेस, राजकीय केसेस अनेक लोगों के ऊपर हो सकती है, हाँ, उसमें उसको केसेस नहीं बोलते। अभी मैं दूसरे पार्टी
को आप दूसरे पार्टी के हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, आप मेरा कांटा निकालने के लिए मेरे ऊपर आरोप करोगे, उसको केसेस नहीं बोलते, ये आरोप है। लेकिन ये सिद्ध जिसके ऊपर हुए उसको तो हम कभी लेना हम सोच भी नहीं सकते। हमारे पार्टी में कार्यकर्ता और एक आदि छोटा बड़ा कुछ रहा, उसके ऊपर कुछ आरोप रहा, ये ठीक है, एक नादानी में एक आदि कुछ घटना हो जाती है, कुछ ये हो जाता है, कुछ गुनाह हो जाता है, ये तो वाला का वाल्मीकि भी हो गया है। बिल्कुल यही शब्द अयरकर जी ने भी बोले थे कि अगर हमारे यहाँ कोई वाला भी आए हैं तो हम उनको वाल्मीकि बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आखिरी सवाल इस इंटरव्यू का, मनपा चुनाव में, नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में कितनी सीटों पर राष्ट्रवादी चुन के आ सकती है, क्या प्रेडिक्शन है आपका? ये तो जनता जनार्दन तय करेंगी, लेकिन एक आंकड़ा मैं ये मानता हूँ, बहुत ज़्यादा खूब बातें करने की यानी ज़रूरत नहीं है, लेकिन 20 से 25 सीटें आज के तारीख में, आगे चल के यह आंकड़ा हमारा बढ़ भी सकता है, हाँ, लेकिन आज के तारीख में जो हमने ताकत किए है वो 20-25 सीट की हमारी ताकत है। और ऐसे और कुछ लोग हमारे पक्ष में आने के लिए, उम्मीदवारी के लिए लाइन में बहुत सारे हैं, और लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शायद आंकड़ा बढ़ भी सकता है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि अगर स्थितियां बनी तो राष्ट्रवादी नागपुर में किंग मेकर की भूमिका में भी रह सकती है। बिल्कुल किंग मेकर ही रहेंगी राष्ट्रवादी। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर ओबीसी का मुद्दा और अब नागपुर में हो रही नागपुर महानगर पालिका के चुनाव की स्थिति, इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता हमारे साथ ईश्वर वाड़बुदी जी थे और उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। सर, आप व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारे स्टूडियो में और हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने आपसे कई मुद्दों तक आप तक बातें पहुंचाई, और उसमें एक मुख्य मुद्दा ये दिखा कि राष्ट्रवादी नागपुर में कमर कस चुकी है, और साथ ही साथ ओबीसी के मुद्दे पर राष्ट्रवादी का जो पूरा चेहरा है वो पूरी तरह से क्लियर है। तो ये थे ईश्वर वाड़बुदी जी, जो कि हमारे स्टूडियो में आए थे और हमसे बात कर रहे थे। अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत, नई बातें और नई चीज़ों के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कैनडिश न्यूज़।